हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारा जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 NCERT, उसमें आज ज्योग्राफी चैप्टर 5 हो रहा है। इससे पहले भी 4 चैप्टर हो चुके हैं। आप सब जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आज होगा चैप्टर 5 जो क्या है, मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ। अर्थ के क्या है मेजर डोमेन। ठीक है, अर्थ ही ना एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है। ठीक है, Human being can live here because of sustaining elements of land, water, air present on the earth. हम सब कैसे जी पाते हैं अर्थ पे? क्योंकि यहाँ पे लैंड है, वाटर है और एयर है, जो ह्यूमन के जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है, सस्टेनिंग एलिमेंट्स है। ठीक है, The surface of the earth is a complex zone in which three main components of the environment meet, overlap and interact. जो सरफेस है ना अर्थ का, उससे वो बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है। इससे ना 3 मेन कंपोनेंट हैं, एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट इच अदर। 3 मेन कंपोनेंट जो होते हैं एनवायरमेंट के, वो मिलते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप भी करते हैं और इंटरेक्ट भी करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो जमीन है, जो सॉलिड पोर्शन है जिसपे हम सब चलते हैं, ठीक है, वो लिथोस्फीयर है, वो है लिथोस्फीयर। ठीक है, वही है लिथोस्फीयर। एंड क्या है फिर है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? जो भी गैसेस है जो अर्थ को सराउंड किए हुए हैं, सारे एटमॉस्फेयर हैं। एटमॉस्फेयर में क्या हो सकते हैं? गैसियस पार्ट। और लिथोस्फेयर में क्या होते हैं? सॉलिड और रॉकी। जैसे माउंटेन भी एक तरीके का लिथोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रोस्फीयर जितने भी वाटर बॉडी है वो सब हाइड्रोस्फीयर है। ठीक, एंड बायोस्फीयर क्या होते हैं? नैरो जोन वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर में लैंड भी है, वाटर भी है, एयर भी है। ठीक है, अगर ये तीनों मिल जाएंगे मतलब एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा बायोस्फीयर, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। ठीक है, ये तीनों जहाँ इंटरेक्ट करेंगे इसको बोल देंगे बायोस्फीयर। ठीक है, ये हो गया बायोस्फीयर। अब क्या होता है? लिथोस्फीयर क्या है? द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो सॉलिड पोर्शन है, जैसे कि अर्थ का क्रस्ट, ये बहुत थिन लेयर होता है। बट लिथोस्फीयर देयर आर 2 मेन डिवीजन ऑफ द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस का 2 मेन डिवीजन होता है। एक होता है कॉन्टिनेंट और एक वाटर बॉडीज के अंदर ओशन बेसिन। ठीक है, ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर। हर जो पूरे वर्ल्ड का ओशन है ना, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, द सी लेवल ऑफ वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0 माना जाता है। ठीक है, ये है पूरा, ये हमारा वर्ल्ड मैप है। ठीक है, ये वर्ल्ड मैप से बताया जा रहा है। यहाँ पे देखो पूरा वाटर भरा हुआ है। ये लैंड हुआ, जितने भी कॉन्टिनेंट है सारे लैंड पे बने हुए। ठीक है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। सी से, ठीक है, सी लेवल से
माउंट एवरेस्ट का ऊंचाई, ठीक है, 8,848 है, ठीक है। द ग्रेट डिप्थ ऑफ 11,022 meters इज रिकॉर्डेड एट मैरिना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन। और ग्रेट डिप्थ क्या है मैरिना ट्रेंच का है 11,022 मीटर, ठीक है। हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है। कॉन्टिनेंट क्या है, कितने कॉन्टिनेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल सारे कमेंट में बताना, ठीक है। कॉन्टिनेंट है 7, ठीक है। कौन कौन से हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो कितने हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। तो 7 है, ठीक है। जो ग्रेटर पार्ट है ना लैंड का वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इस चीज को देखना, ठीक है। देखो अब सारे कॉन्टिनेंट के बारे में बताया जा रहा है। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, जो चीज सबको पता है, और ये बहुत ज्यादा लैंड मास को कवर किया हुआ है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी इस कॉन्टिनेंट से पास करते हैं। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द Ural Mountains on the west. The combined landmass of Europe and Asia is called the Eurasia. एशिया और ना यूरोप सेपरेट है एक माउंटेन से जिसका नाम है यूरल माउंटेन, ठीक है। और एशिया और अफ्रीका के कंबाइंड लैंड मास को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप क्या है, यूरोप ना स्मॉलर है एशिया से। कॉन्टिनेंट वेस्ट टू द एशिया, वेस्ट ऑफ एशिया, एशिया के वेस्ट में कॉन्टिनेंट है ये यूरोप। द आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट, इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। ये जो यूरोप है ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ठीक है। एक साइड इसकी लैंड है। और उसके बाद अफ्रीका, अफ्रीका इज सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। सबसे पहले एशिया फिर अफ्रीका है। The equator 0 degree latitude runs almost through the middle of the continent. A large part of Africa lies in the northern hemisphere. Northern hemisphere में ना large part of Africa का lie करता है, ठीक है। ये सिर्फ एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करता है। जो सहारा डेजर्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, वो भी अफ्रीका में है। ये कॉन्टिनेंट ना ऑल साइड से ओशन एंड सी से घिरा हुआ है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर नाइल जो है वो भी अफ्रीका में ही है, ठीक है। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। देखो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये जान लो, ठीक है। क्या है यहाँ पे, एडवर्ड हेनरी न्यूजीलैंड एंड टेंजिंग नॉर्गे Sherpa, India, were the first man to climb the highest peak, Mount Everest, on the planet Earth, 29 May 1953. ये दोनों फर्स्ट इंसान हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया 29 मई 1953। एडमंड हेनरी और टेंजिंग नॉर्गे शेर्पा। Junko Tabea, Japan, was the first woman to reach the summits on 16th May 1975. The first Indian woman to climb the highest peak on 23rd May 1984 was Bachendri Pal. Junko Tabea जो जापान की है वो मई 1975 में 16 मई 1975 को इस माउंट एवरेस्ट को चढ़ी थी। और फिर इंडिया की जो वुमेन है जो इंडिया से रिलेटेड है 23rd मई 1984 को बचेंद्री पाल, वो चढ़ी थी सबसे पहले माउंट एवरेस्ट में, ठीक है। इसके बाद क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड है। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। इस्थमस ऑफ पनामा जो है ना ये है, ये देखो इस्थमस ऑफ पनामा से ना नॉर्थ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये दोनों कनेक्टेड है इस्थमस ऑफ पनामा से, ठीक है। द कॉन्टिनेंट लाइज कम्प्लीटली इन द नॉर्थ एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में ये कॉन्टिनेंट है, ठीक है। 3 ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, 3 ओशन इस कॉन्टिनेंट को सराउंड किया हुआ है। साउथ अमेरिका क्या है, साउथ अमेरिका मोस्टली लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर विच 2 ओशन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। द Andes, world's longest mountain range, runs through its length from north to south. South America has the world largest river Amazon. साउथ अमेरिका जो है ना
इसको दो साइड से ओशियन है, दो साइड से ओशियन है। और जो सबसे बड़ा जो लॉन्गेस्ट माउंटेन है एंडेस वो भी यहीं पे है साउथ अमेरिका में, ठीक है। और जो अमेरिका में सबसे बड़ी रिवर जो अमेजोन है, लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है, वो भी साउथ अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज इंटायरली इन द साउथ हेमिस्फीयर। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स ऑफ ओशियन एंड सीज। इट इज कॉल्ड आइसलैंड कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया क्या है? बहुत स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये ना सदर्न हेमिस्फीयर में है पूरी तरीके से, और ये ना सभी साइड से सराउंडेड, ऑल साइड्स ओशियन और सी से घिरा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। ये ना आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी इसको जानता है। अंटार्कटिका क्या है? अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथ हेमिस्फीयर is a huge continent. The South Pole lie almost at the center of this continent. As it is located in the South Polar region, it is permanently covered with thick ice sheets. There are no permanent human settlements. Many countries have reached station in Antarctica. India also has reached station there. These are named as मैत्री and दक्षिण गंगोत्री। अंटार्कटिका ना सदर्न हेमिस्फीयर में है, जो एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये ना साउथ पोल के ऑलमोस्ट साउथ पोल के पास ही है सेंटर, ठीक है। इसका इस कॉन्टिनेंट का सेंटर ऑलमोस्ट साउथ पोल के पास है। और फिर साउथ पोल रीजन पोलर रीजन में है ये। और ये ना एक बर्फ की परत से ना हर वक्त इसमें एक बर्फ की परत जमी ही रहती है इस कॉन्टिनेंट पे, जहाँ इसलिए यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है ही नहीं। बहुत सारे कंट्री ना रिसर्च स्टेशन वहाँ पे अंटार्कटिका में बनाए हुए हैं, जिसमें हमारा इंडिया भी है। और इंडिया के रिसर्च स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। इसको याद रखना है। इंडिया के रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, ठीक है। ये लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर में ही कॉन्टिनेंट्स हैं। इन सारे कॉन्टिनेंट को हम बता चुके। अब इसके आगे हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है? द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट। हमारा क्यों ब्लू प्लैनेट कहा जाता है? क्योंकि उसको अगर देखा जाए तो वो पूरी तरीके से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। मोर देन 21% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर एंड 29% विथ लैंड। तो ये क्या है? देखो यहाँ पे 71% अगर किसी चीज का कवर हो, तो सोचो ये हमारा अर्थ है। अगर ये 71% अगर वाटर कवर हो, वाटर हो इसमें, और 29% ही सिर्फ लैंड हो, तो ये ब्लू प्लैनेट ही ना कहलाएगा, ठीक है। इसलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स as running water in ocean and rivers and in lakes, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprise the hydrosphere। तो हाइड्रोस्फीयर में क्या क्या हो सकते हैं? ओशियन हो सकते हैं, रिवर हो सकते हैं, लेक्स, आइस, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में होते हैं, सारे के सारे हाइड्रोस्फीयर है। मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशियन एंड इज टोटली सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। और जो 97% जो वाटर है ना वो ओशियन में है। ये जो 97% वाटर है ना ये ओशियन में है, जो ह्यूमन यूज के लिए नहीं है, क्योंकि ये सॉल्टी है। ये क्या है? सॉल्टी है ये वाटर ओशियन का। A large portion of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers or under the ground and a very small percentage is available as fresh water for human। देखो 2.5% है जो ह्यूमन यूज के लिए है। सबसे पहले ओशन का है जो सॉल्टी है, यूज के लिए नहीं है, 97%। उसके बाद जो पोर्शन बचा है आइस शीट और ग्लेशियर में है, वो भी ग्राउंड अंडर द ग्राउंड है, ठीक है। और एक बहुत छोटा परसेंट 2.5% सिर्फ है जो ह्यूमन के लिए अवेलेबल है, फ्रेश वाटर है, ठीक है। इसलिए भी ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी हम सबको पानी का कमी महसूस होता है, क्योंकि यहाँ पे जो मोर देन मतलब 99% पानी तो पीने लायक है ही, यूज करने लायक है ही नहीं। हम सबको तो एक तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि 100 में तो कुछ है ही नहीं, 97 तो ओशियन में चला गया। तो इसलिए ब्लू प्लैनेट होने के बावजूद भी यहाँ पे वाटर की स्कैर्सिटी महसूस की जाती है। फिर ओशियन। ओशियन क्या होता है? मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। ओशियन में मेजर पार्ट होते हैं हाइड्रोस्फीयर के। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। ओशियन ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं।
The ocean water are always moving. The three chief movement of ocean water are the waves, the tides and the ocean currents. जो तीन चीफ मूवमेंट होते हैं ना ओशन के, वो क्या होते हैं? टाइड होते हैं, वेव्स होते हैं, ओशन करंट होते हैं। द 5 मेजर ओशन ऑफ द वर्ल्ड कौन कौन से हैं? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, सदर्न, आर्कटिक, ये सब है। ये अपने साइज के हिसाब से। सबसे पहले कौन है? पैसिफिक है, फिर अटलांटिक है, फिर इंडियन ओशन है, फिर सदर्न है, फिर आर्कटिक ओशन है। ठीक है। द पैसिफिक इज द लार्जेस्ट वन, जो लार्जेस्ट वन है ना, लार्जेस्ट ओशियन है पैसिफिक ओशन, सबसे लार्जेस्ट है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ, 1/3 अर्थ का सिर्फ पैसिफिक ही है। मरीना ट्रेंच इज द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। मरीना ट्रेंच जो डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का, वो भी पैसिफिक में ही है। द पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप। ये जो पैसिफिक ओशन है ना, वो सर्कुलर है, वो सर्कुलर शेप का है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका सराउंडेड। ये जो कुछ कंट्री हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, ये पैसिफिक ओशन पे है। ठीक है। लुक एट द मैप एंड फाउंड लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। ठीक है। द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड ओशन इन द वर्ल्ड। सेकेंड लार्जेस्ट ओशन कौन है? अटलांटिक है। ये एस शेप्ड का है। It is flanked by the North and South Americas on the western sides and Europe and Africa on the eastern sides. The coastline of Atlantic Ocean is highly intended. This regular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. From the point of view of commerce, it is busiest ocean. Atlantic Ocean ना हार्बर पोर्ट सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ना इसको कॉमर्स और बिजनेस के लिए इस ओशन का यूज़ किया जाता है, अटलांटिक का। इंडियन ओशन क्या है? द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। इंडिया के नेम पे इंडियन ओशन है। अगर कोई पूछेगा कि ओनली ओशन विच नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, तो इंडियन ओशन है, क्योंकि हमारे इंडिया के नाम पे। द शेप ऑफ ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। इन द नॉर्थ इट इज बाउंड बाय एशिया, इन द वेस्ट अफ्रीका, इन द ईस्ट ऑस्ट्रेलिया। ये जो है ये ना नॉर्थ से एशिया से घिरा हुआ है, वेस्ट में अफ्रीका से घिरा हुआ है और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है इंडियन ओशन। द सदर्न ओशन इन सर्कल्स द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका एंड एक्सटेंड्स नॉर्थवर्ड टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। सदर्न ओशन और अंटार्कटिका के इन सर्कल्स किया हुआ है और नॉर्थवर्ड में 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पे है। द आर्कटिक ओशन इज लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडेड द नॉर्थ पोल। आर्कटिक सर्कल से घिरा हुआ आर्कटिक ओशन और नॉर्थ पोल से सराउंडेड है। इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नॉन एज बेरिंग स्ट्रेट। और ये ना पैसिफिक से जुड़ा हुआ है बेरिंग स्ट्रेट से, एक शैलो है वाटर स्ट्रेट। ठीक है। इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। और ये ना नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया से बाउंड किया हुआ है नॉर्दर्न कोस्ट से। ठीक है। अब इसके बाद हम सब पढ़ लिए पहले लिथोस्फीयर और फिर हाइड्रोस्फीयर, अब एटमॉस्फेयर। ये है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर देखो, सराउंडेड जितने भी गैस हैं वो सारे एटमॉस्फेयर, जितने भी गैस हैं हमारे अर्थ में वो सारे एटमॉस्फेयर है। ये थिन ब्लैंकेट ऑफ अर्थ, थिन जो पूरे अर्थ प्लैनेट को ना, जो थिन ब्लैंकेट जो एयर का है उसको एटमॉस्फेयर कहा जाता है। इट प्रोवाइड अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रेज। ये ना हम सबको जो हम सब एयर ब्रेथ करते हैं वो हम सबको प्रोवाइड करता है एटमॉस्फेयर, और फिर हम सबको जो सन के हार्मफुल जो अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे बचाता है। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 1600 किलोमीटर। है ना, 1600 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर है हमारे अर्थ के ग्राउंड से। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। 5 एटमॉस्फेयर को 5 लेयर में डिवाइड किया गया है कंपोजिशन के, टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज के हिसाब से। दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। जो अर्थ सरफेस से स्टार्ट होता है वो ट्रोपोस्फियर है। ठीक है। द स्ट्रेटोस्फियर, द मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। ठीक है। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा मेनली कौन कौन से गैस हैं? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, विच मेक्स अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन 78%, 78% जो है नाइट्रोजन है, 21% है ऑक्सीजन जो 99% है पूरे अर्थ में। दोनों को मिला के 99% पूरे अर्थ में ये दोनों ही गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है। And other gases like carbon dioxide, argon and other comprises 1%
बाय वॉल्यूम। और ये सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और अदर जितने भी गैस हैं सब मिला के 1% है। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ वाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑक्सीजन क्या है? ब्रेथ, जिससे हम सब ब्रेथ लेते हैं, वो है हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट ब्रीथिंग कॉम्पोनेंट है। और जो नाइट्रोजन है वो ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रो प्रेजेंट इन मिनट अमाउंट इज इम्पॉर्टेंट एज इट अब्सॉर्ब हीट रेडिएटेड बाय द अर्थ, thereby keeping the planet warm. It is also essential for the growth of plants. कार्बन डाइऑक्साइड ना जो हीट अब्सॉर्ब करता है ना उसको रेडिएट करता है अर्थ से, ठीक है, ताकि अर्थ प्लैनेट वार्म रहे। और फिर ये इसेंशियल है प्लांट के ग्रोथ के लिए, प्लांट के, ठीक है। डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज वेरीज विथ हाइट। और एटमॉस्फेयर का ना डेंसिटी ना हाइट के हिसाब से वेरी करता है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीज रैपिडली एज वी गो अप। सी लेवल में बहुत ज़्यादा होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। और फिर जैसे हम सब हाई जाते हैं तो ऐसा होता है ना कि जब हम सब किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो हम सबको ऑक्सीजन का ज़रूरत पड़ता है, इसीलिए ऑक्सीजन सिलेंडर इसीलिए लेके जाया जाता है क्योंकि ऊपर में बहुत कम होता है। हाँ, इसमें यही चीज़ बताया जा रहा है कि ऊपर जाने पे हम सबको लो मिलता है, तो इसलिए हम सबको कार्बन सिलेंडर का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब इसके बाद हम सबके बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर क्या है? देखो, जहाँ पे लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों हो, ये तीनों जोन जहाँ पे भी इंटरेक्ट करे वो बायोस्फीयर है। और ये ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी प्लैनेट में किसी भी ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म vary in the size of microbes and bacteria to huge mammals. All the living organisms including humans are linked to each other and to the biosphere for survival. और जितने भी जानवर हैं, छोटे से छोटा बैक्टीरिया से लेके बड़ा से बड़ा ऑर्गेनिज्म, मैमल, सब ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम ह्यूमन भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इस बायोस्फीयर में सर्वाइवल के लिए। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर मे ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। जो ऑर्गेनिज्म है ना बायोस्फीयर में उसको प्लांट किंगडम और फिर एनिमल किंगडम के हिसाब से डिवाइड किया गया है। द थ्री डोमेन ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वेज और द अदर। जो हम सबका तीनों डायमेंशन है ना वो एक इंटरेक्ट करता है और फिर जो ये तीन डायरेक्शन है वो इंटरेक्ट करता है और किसी भी तरीके से डिपेंड है एक दूसरे पे। देखो जैसे कि एग्जांपल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर फुलफिलिंग आवर नीड्स फूड और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर मे बी लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सोइल फ्रॉम स्लॉप्स. Similarly, Earth's surface may be changed due to natural calamities like earthquake. For example, there could be submergence of land as happened in the case of tsunami recently. Parts of Andaman and Nicobar Island were submerged underwater. Discharge of waste material into lakes and rivers makes the water unsuitable for human use. It also damages other forms of life. जैसे कि अगर सुनामी आ रहा है तो उससे वाटर बॉडी को खतरा हो ही रहा है, ह्यूमन को भी खतरा हो रहा है। क्यों हो रहा है ये सुनामी, क्यों आ रहा है? क्योंकि क्लाइमेट में चेंज हो रहा है। क्लाइमेट में चेंज हो रहा है, हमारी सबकी वजह से हो रहा है। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। हम सब जैसे पेड़ को काटते हैं अपने यूज़ के लिए, कुछ भी बनाने के लिए, तो पेड़ को काट जा रहा है तो उससे जो सॉइल है वो अपना इरोजन नहीं कर पा रहा है ठीक से, सॉइल ढीला हो रहा है। सॉइल फिर ढीला हो रहा है तो फिर जब बारिश होती है तो सॉइल कट जाता है, सॉइल चला जाता है। तो इससे क्या होता है? मृदा अपरदन हो जाता है। जो भी इम्पोर्टेंट, जो भी ह्यूमन के लिए, ह्यूमन जो है उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो इसीलिए एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। जितने भी एमिशन होते हैं ना इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट्स और व्हीकल से, वो एयर को पॉल्यूट करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। अगर CO2 बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। There is thus a need to limit the use of resource of the earth to maintain the balance of nature between the domain of the lithosphere, the atmosphere and the hydrosphere. इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रिसोर्स उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए, क्योंकि अगर सस्टेनेबल तरीके से यूज़ नहीं किया जाएगा तो ये सब खत्म होंगे और इससे तीनों हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, जिससे ह्यूमन लाइफ और फिर यहाँ पे जितने भी एनिमल
प्लांट सबको, सबके लाइफ पे खतरा आएगा और उसके बाद ये पूरा जो लाइफ सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि जितने भी रिसोर्स हैं हमारे अर्थ पे उसको अच्छी तरीके से, सस्टेनेबल तरीके से यूज़ किया जाए। ठीक है, इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसके बाद आप सबको अगर ये चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आए तो क्या करना है, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। ठीक, सारे के सारे जी तक, ए से जी तक। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।